प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको कक्षा 12 अर्थशास्त्र का अध्याय 3 का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसके अंतर्गत आपका चला उत्पादन तथा लागत। इसके बारे में मैं आपको उत्पादन के बारे में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, और उनकी कारक आदि भी, स्थिर कारक और प्रवृत्ति कारक, उसके बारे में भी आपको डेफिनेशन आपको बताया। अब आपका था उत्पादन फलन। उत्पादन फलन से तात्पर्य क्या है? तो वाटसन के अनुसार उन्होंने कहा था कि एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक कारकों, एक फर्म का मतलब आपका होता है किसी कंपनी से पार्टनरशिप हो, से ज़्यादा साझेदार हो, मिल करके एक व्यवसाय करें और उस फर्म का, उस कंपनी का कोई नाम रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सियाराम एंड सन्स, मदन पाल एंड सन्स, टाटा आदि चीज़ें जितनी भी कंपनियां, उसका कोई कंपनी के नाम चला, तो फर्म के भौतिक उत्पादन, आप मान लीजिए कोई कपड़ा की फैक्ट्री है, कपड़ा की फर्म है, तो उसके भौतिक उत्पादन, कपड़ा बनाने के लिए उसके अंतर्गत और उत्पादन के भौतिक कारकों। अब भौतिक कारक क्या है? जैसे मैंने बताया, उसमें जब कपड़ा बनाएंगे तो उसमें कच्चा माल होगा आपका धागा। अब धागे से उससे बनेगा, फिर आगे कपड़ा का निर्माण होगा, कपड़ा होगा फिर पहनने के लिए हो, तो अब उसमें वही भौतिक आगतें कहलाती हैं। श्रम भी लगा, पूंजी रुपया भी लगा, भूमि जमीन, जो भी प्लांट यदि बनाना है, कोई फैक्ट्री बनती है, कोई फर्म बनता है, तो उसके लिए इतने संसाधनों की आवश्यकता होती है। श्रम भी और पूंजी लगाना पड़ती है और उसमें मशीन आदि लगती है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है, अर्थात भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक कारक, इन दोनों के बीच जो संबंध होता है उसे हम उत्पादन फलन कहते हैं। अब आता है आपके उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है? उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन, और दूसरा होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन जिसके नाम से ही स्पष्ट है, अल्पकालीन कम समय, कम अवधि, दीर्घकालीन अधिक समय। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है? यानी इस फलन के अंतर्गत, अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत एक उत्पादक के पास इतना कम समय होता है, जो उत्पादक जो उत्पादन कर रहा है, उसके पास अल्पकालीन उत्पादन फलन में इतना कम समय होता है कि वह एक साथ उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकता। जो उत्पादन करना है उसके सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई फर्म या फैक्ट्री तैयार की और उसको चलाना प्रारंभ किया। अब वो चाहे कि ये लोग एक साल में मैं तुरंत उसमें इतना परिवर्तन ला दूँ, इतना परिवर्तन कर दूँ कि वो दोगुना हो जाए, तिगुना हो जाए और बढ़ जाए, तो नहीं, उसके लिए समय चाहिए, अधिक समय, और वो आएगा दीर्घकालीन के अंतर्गत। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन में उत्पादककर्ता के पास बहुत कम समय होता है, तो साधनों में वो परिवर्तन नहीं कर सकता है। अतः उत्पादन की प्रक्रिया में कुछ साधनों को स्थिर रखेगा, यानी कुछ चीजों को वो स्थिर रखेगा, कुछ साधनों को स्थिर रखकर एक या एक से अधिक साधनों में ही परिवर्तन कर सकता है। जैसे अगर उसके फर्म में मान लीजिए 10 मशीनें लगी हुई हैं और 10 मशीनों में से वो एकदम से कहे कि मैं और अधिक उत्पादन कर लूँ, इकट्ठा और ज़्यादा, तो नहीं। कुछ को क्या उसको सबकी जरूरत, श्रम की जरूरत पड़ेगी, पूंजी की भी जरूरत पड़ेगी और मशीन को भी जरूरत पड़ेगी। तो इतना पैसा, इतनी पूंजी उसके पास नहीं कि मैं इतना परिवर्तन कर दूँ, इसलिए उसे कुछ साधनों, स्थिर साधनों को रोकना पड़ेगा। यानी एक या एक से अधिक साधनों में ही परिवर्तन कर सकता है, अधिक साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। अब स्थिर आगत जिनको रोकना पड़ेगा,
वो स्थिर आगत वो साधन है जैसे गैस, प्लांट, भवन, मशीनरी आदि, इनको रोकना पड़ेगा, तब जो है जाकर के उसमें उत्पादन कर सकता है। तो भवन, मशीनरी आदि के परिवर्तित नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए मकान है, किराए से लिए है और किराए से आपका कोई व्यवसाय चल रहा है, तो उस मकान का व्यवसाय किराया तो आपको उतना ही लग रहा है। अब उसमें उत्पादन आपको कुछ बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी। आपका रोजगार वहाँ व्यवसाय कैसा चल रहा है, तो मकान किराया तो बढ़ाओ, चाहे आपको उत्पादन कम हो या ज़्यादा हो। या उसी प्रकार से समझ सकते हैं जो विद्यालय है, विद्यालय में छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, तो छात्राओं की संख्या कभी अधिक भी हो जाती है और कभी कम भी हो जाती है, तो उनमें तो बदलाव हो रहा, लेकिन आपका विद्यालय क्या है, स्थिर, चाहे ज्यादा हो संख्या या कम हो। तो इसी के लिए हम इसे जो है अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। अब दूसरा है आपका दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकाल समय की वह अवधि है जब स्थिर कारक, दीर्घकाल मतलब लंबा समय, काफी अधिक समय, जब स्थिर कारक और परिवर्ती कारक, जो मैंने आपको कल पिछले वीडियो में बताए थे कि स्थिर कारक और परिवर्ती कारक के बीच का अंतर समाप्त हो जाए, यानी दोनों एक हो जाए, यानी स्थिर कारक और परिवर्ती कारक दोनों एक हो जाते हैं, उनके बीच का अंतर समाप्त हो जाता है, सभी कारक परिवर्ती कारक हो जाते हैं। जो यानी स्थिर कारक हैं वो परिवर्ती कारक में बदल जाएं, परिवर्ती कारक में बदल जाते हैं। दीर्घकाल एक फर्म की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त होता है। दीर्घकाल लंबी अवधि, लंबा समय किसी फर्म की, किसी कंपनी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त होता है। यानी अगर उसे समय 1 साल के बजाय 5 साल का या 10 साल का समय मिल जाता है, तो वो 1 प्लांट या 2 प्लांट के स्थान पर वो 5-5 प्लांट स्थापित कर सकता है, क्योंकि उसे लंबी अवधि का समय प्राप्त हो जाता है। तो प्लांट आकार को परिवर्तित किया जा सकता है अथवा अधिक से अधिक प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं, क्योंकि काफी अधिक समय मिल गया। और मेन कारण हो गया कि स्थिर कारक और परिवर्ती कारक दोनों एक हो जाए, स्थिर कारक परिवर्ती कारक में बदल गया। अतः अल्पकाल के दौरान जो स्थिर कारक होता है वह परिवर्ती कारक बन जाता है। अल्पकाल के दौरान जो स्थिर कारक होगा वह परिवर्ती कारक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आपके ये 2 कारक थे। अब इनके बीच डिफरेंस क्या है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन फलन में क्या अंतर है? अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है? यह वह उत्पादन फलन है जिसमें उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने के साथ कारक अनुपात में परिवर्तन होता है। यह वह उत्पादन फलन है जिसमें उत्पादन के स्तर में परिवर्तन, उत्पादन का स्तर बढ़े या घटे, उसके स्तर में जो परिवर्तन होता है होने के कारण कारक अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, यानी स्थिर कारक और परिवर्ती कारक में परिवर्तन हो जाता है। और दीर्घकालीन, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपकी 5 लेबर है और इस प्रकार से 5 और 4 आपकी मशीनें हैं, तो इनमें यानी और दूसरे में अगर मान लीजिए 6 आपके कार्य करने वाले लेबर और यहाँ मान लीजिए आपकी 4 मशीनें, तो इनका अनुपात यानी ये 5:4 होगा और ये 6:4 होगा, दोनों में भिन्नता, या ऐसा ही कर दीजिए बराबर हो जाएगी 6:8, 6:8, तो दोनों में ये 5:4 और ये 6:8। तो यही बता रहा है इसमें कि यह वह उत्पादन फलन है जिसमें उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने के साथ कारक अनुपात में परिवर्तन हो जाता है।
तो ये देखिए 5:4, 6:8, तो दोनों परिवर्तन हो गया। दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत यह वह उत्पादन फलन है जिसमें उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने के साथ कारक में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कारक के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद इसमें यही मेन अंतर है, इसमें परिवर्तन अल्पकालीन में होता है, दीर्घकालीन में अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है उत्पादन को केवल एक प्रवृत्ति कारक के प्रयोग में वृद्धि करके बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन को केवल एक प्रवृत्ति कारक यानी या तो स्थिर कारक या प्रवृत्ति कारक के प्रयोग में वृद्धि करके बढ़ाया जा सकता है, जबकि दीर्घकालीन में उत्पादन के सभी कारकों के प्रयोग में वृद्धि करके बढ़ाया जा सकता है। उसमें सभी कारक जितने भी है, चाहे स्थिर कारक या प्रवृत्ति कारक हो या और भी कारक हो, उनमें सब में परिवर्तन करके वृद्धि को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है आपका उत्पादन का पैमाना स्थिर रहता है, चाहे उत्पादन का स्तर कुछ भी हो। उत्पादन का पैमाना एक नियत रहेगा, नियत रहता है, चाहे उत्पादन का स्तर कुछ भी हो, यानी घटे उत्पादन या बढ़े, लेकिन उसका स्तर एक निश्चित रहता है। इसी प्रकार तीसरा आपके दीर्घकालीन में उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने पर उत्पादन के पैमाने में भी परिवर्तन हो जाता है। इसमें स्थिर रहता था, इसमें है उसमें उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन हो जाता है। और अंत में चौथा है अल्पकालीन उत्पादन फलन का अध्ययन कारक के प्रतिफल के संबंध में किया जाता है। कारक के प्रतिफल जो उसके परिणाम मिलते हैं उसके संबंध के, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में पैमाना प्रतिफल के अंतर्गत संबंध में किया जाता है। यानी इसमें है केवल खाली आपका प्रतिफल उत्पादन फलन का अध्ययन कारक के प्रतिफल, मात्र प्रतिफल, और इसमें है पैमाना प्रतिफल के संबंध में अध्ययन किया जाता है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद आता है आपका प्रतिफल। प्रतिफल क्या कहलाता है? तो प्रतिफल के लिए आप लोग जानते हैं आप कि कोई चीज कार्य करें, करने के बाद उसका जो रिजल्ट प्राप्त हो उसके आशा करते हैं विद्यार्थी। आप लोग साल भर तैयारी करते हैं, तैयारी करके एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद ये सोचते हैं कि पढ़ने के बाद अब हमारा परिणाम कैसा मिला, कैसा प्राप्त हुआ। तो प्रतिफल से तात्पर्य प्रत्येक अनुबंध के दो भाग होते हैं, प्रत्येक अनुबंध के दो भाग होते हैं, एक तो एक वचन और दूसरे वचन के, एक वचन के और दूसरे वचन के लिए प्रतिफल प्रत्येक व्यक्ति किसी काम को करने या ना करने के लिए तभी वचन देता है जबकि उसको ऐसा करने के बदले में कुछ प्राप्त होता है। यह जो कुछ प्राप्त होता है उसी को प्रतिफल कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि आप हमारा ये काम कर दीजिए, आप हमारा ये काम कर दीजिए, या किसी के पास पैसे लेने के लिए गया दूसरा व्यक्ति और उससे कहा कि आप हमको इतना पैसा दे दीजिए। तो दूसरे व्यक्ति ये सोचता है, वह उसके विकल्प दो होते हैं, दो प्रकार के, एक वचन जो बताया, एक वचन और दूसरे वचन का। एक तो सोचता है कि यदि मैं इसे पैसा दे दूंगा, दे रहा, तब क्या होगा, सोचेगा कि इसका हो सकता है ये पैसा मुझे लौट के ना मिले, कुछ भी सोच सकता है। और दूसरी तरह से ये भी सोच सकता है कि यदि मैं इसे पैसा दे दूं तो ये मुझे लौटा भी सकता है और इसका काम भी बच गया। तो यानी दो विकल्प सोचता है, उस परिणाम के बारे में सोचता है कि प्रत्येक अनुबंध के दो भाग होते हैं, एक वचन और दूसरे वचन के लिए प्रतिफल प्रत्येक व्यक्ति किसी काम को करने या ना करने, कोई भी काम हो उसको करने या ना करने के बारे में, दोनों बारे में वो सोचता है। कोई काम करना है तो एक व्यक्ति उस काम के लिए सोचेगी इस काम के करने से मुझे क्या फल मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, इससे मुझे लाभ होगा या हानि, दो चीजें सोच सकता है। तो यही है कि
कि जो तय पड़े जबकि उसको ऐसा करने के बदले में कुछ प्राप्त हो। अब कुछ प्राप्त हो, उसके दो कारण हैं, उसे लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, होता है। यह जो कुछ प्राप्त होता है उसके बदले में जो प्राप्त होता है उसी को प्रतिफल कहते हैं, अर्थात जो परिणाम मिलता है वही उसका प्रतिफल कहलाता है। अब आपका है परिवर्ती आवर्त का नियम। परिवर्ती आवर्त का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जब स्थिर आवर्तों के साथ, स्थिर आवर्तें बताई थी मैंने आपको, जैसे मशीन हुआ, फर्म हुआ, ये सभी आपकी कैसी स्थिर आवर्तें। स्थिर आवर्तों के साथ परिवर्ती आवर्त की मात्रा में, परिवर्ती जो कोई बस स्थिर वस्तु है, मशीनें स्थिर है, उससे जो निर्माण किया जाए, जो बनता है, जैसे हमने बताया मान लीजिए चमड़ा की फैक्ट्री है, तो चमड़ा जो है कहीं से जाकर के खरीदा जाता है और खरीद करके वो कच्चा माल है। अब जूता बनना है तो फैक्ट्री में जाएंगे, मशीन होगी, वहाँ मशीनों से जाकर के तैयार होंगे। तैयार होने के बाद वो आपका परिवर्ती आगत की मात्रा में परिवर्तन हो गया, चमड़े का परिवर्तन काय में, जूता में हो गया। चमड़ा आपका स्थिर आगत है, अब उसमें परिवर्तित होकर के उसको जूता के रूप में परिवर्तित हो गया, तो वही परिवर्ती आगत की मात्रा में वृद्धि की जाती है। अब उसकी कीमत बढ़ गई, वो वहाँ जाकर के मान लीजिए 100 रुपये में आया था चमड़ा, और जाकर के जूता जाकर के वो 1000 रुपये में तैयार हुआ। तो यही है कि इसमें जब स्थिर आगतों के साथ परिवर्ती आगत की मात्रा में वृद्धि की जाती है, स्थिर आगत के साथ साथ परिवर्ती आगत में भी वृद्धि हो जाती है, तो पहले औसत तथा सीमांत उत्पाद एक सीमा तक बढ़ेंगे, बढ़ते हैं तथा उसके पश्चात घटते हैं। जैसे कि ग्राफ में दिखाया गया है, ये वाली ये एक्स अक्ष है, क्षैतिज अक्ष, और ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर श्रम की मात्रा, श्रम कितना किया जा रहा, और दूसरा वाई अक्ष पर उत्पाद, श्रम करने पर उत्पादन कितना हुआ, कितना उत्पाद हो रहा। तो आप देख रहे होंगे जी आपका ग्राफ की ये वक्राकार गई है, टीपी है, यानी ये आपके औसत उत्पादन, औसत उत्पादन। तो देख रहे हैं आपके इसके पहले औसत उत्पादन क्या हो रहा, बढ़ रहा, और बढ़ने के बाद ये फिर नीचे की ओर घटना बढ़ना। यही है कि एक सीमा तक बढ़ते हैं। इसी प्रकार ये आपका एमपी है, सीमांत उत्पाद, तो सीमांत उत्पाद पहले बढ़ा, बढ़ने के बाद ये घटना प्रारंभ हो जाता है। ये आपका औसत उत्पाद है, देखिए पहले बढ़ा फिर इसके बाद ये घटना प्रारंभ। तो ये पहले एक सीमा तक बढ़ते तथा उसके पश्चात घटना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसे हम परिवर्ती अनुपात का नियम कहते हैं। ये परिवर्ती बदलाव आए, जो परिवर्तन आए, इसलिए इसे हम परिवर्ती अनुपात का नियम कहते हैं।